नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे YouTube चैनल प्रयास अड्डा में। जैसा कि आपको पता है कि हम आपके लिए लेकर आए हैं कॉन्सेप्ट सीरीज, जिसमें आज हम करने वाले हैं भारतीय धार्मिक सुधार आंदोलन। इनको हम पढ़ने वाले हैं। चलिए आइए देखते हैं क्या है, और आज हम क्या करेंगे, इनको एक ही वीडियो में क्या करेंगे, खत्म करेंगे। चलिए देखते हैं। हमारी हेडिंग क्या है, टॉपिक। हेडिंग और टॉपिक एक ही बात होती है। हमारा क्या दे रखा है, भारतीय धार्मिक सुधार आंदोलन। इसको हम आज खत्म करेंगे, और इसमें सबसे पहले पढ़ने वाले हम राजा राम मोहन राय को। देखिए इनके बारे में क्या बोलते हैं इनको। सबसे पहले इनको बोला जाता है नव प्रभात का तारा। क्या बोलते हैं इनको, बोलते हैं नव प्रभात का तारा, भारतीय पुनर्जागरण का पिता। इनको राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता भी बोला जाता है। आधुनिक भारत के पिता के नाम से भी इनको जानते हैं हम आधुनिक भारत के पिता के नाम से भी राजा राम मोहन राय को जानते हैं। आगे है भारतीय राष्ट्रवाद का जनक। अगर हमसे पूछा जाए कि भारतीय राष्ट्रवाद का जनक किसको कहा जाता है, तो वो हम बताएंगे राजा राम मोहन राय। और लास्ट हमको दे रखा भारतीय पत्रकारिता का जनक। कहने का मतलब ये है कि पत्रकारिता का, पत्र जो कारिका थी, जो हम पत्र लिखते थे, पत्रकारिता है ना, जो पत्र निकल के आते थे, उनको बोला जाता है कि इनको जनक कौन थे, राजा राम मोहन राय। तो लास्ट हम कह सकते हैं भारतीय पत्रकारिता का जनक कौन है, राजा राम मोहन राय है। अगर हमारे पास ये सभी पॉइंट हैं और पेपर में इन पॉइंटों से कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो अब हमारा नहीं छूटेगा, जिसको हम कह देंगे कौन है, राजा राम मोहन राय। नव प्रभात का तारा राजा राम मोहन राय, भारतीय पुनर्जागरण का पिता राजा राम मोहन राय, आधुनिक भारत का पिता राजा राम मोहन राय, और लास्ट हमको दे रखे हैं भारतीय राष्ट्रवाद का जनक, ये भी हमारे राजा राम मोहन राय थे, और पत्रकारिता के जनक भी राजा राम मोहन राय है। अब हम पढ़ लेते हैं इनके बारे में। इन्होंने किस चीज का समर्थन किया था, किस चीज को इन्होंने नकारा था, किस चीज की स्थापना कर दी इन्होंने, इन चीजों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले देखते हैं इनके बारे में समर्थन। राजा राम मोहन राय ने समर्थन किस चीज का किया था। इन्होंने समर्थन किया था एकेश्वरवाद का। एकेश्वरवाद का मतलब है कि इन्होंने बोला था कि जो ईश्वर है वो एक है। ईश्वर क्या है, एक ही है। हम चाहे किसी भी धर्म से हैं, जाति से हैं, लेकिन इन्होंने क्या बोला कि ईश्वर तो एक ही है, हम उनको अलग अलग रूप में मानते हैं। दूसरा इन्होंने बोला स्त्री सशक्तिकरण। इन्होंने क्या बोला, समर्थन क्या किया, स्त्री सशक्तिकरण का समर्थन कर दिया। विधवा पुनर्विवाह, जो विधवा जो स्त्री थी जिनका पति मर जाता था, तो उनका विधवा पुनर्विवाह का इन्होंने क्या किया, समर्थन किया कि जो विधवा लोग हैं, विधवा स्त्रियां हैं, वो दोबारा से क्या करें, अपना जीवन यापन करने के लिए शादी कर सकती है, उसका समर्थन कर दिया। अगला आता है अंतर जातीय विवाह। इसका भी इन्होंने समर्थन किया। अंतर जातीय मतलब कास्ट, जैसे कि कह सकते हैं आप मान सकते हैं यादव मान लो, ठाकुर मान लो, है ना, और ये क्या कर सकते हैं, एक जाति से दूसरी जाति में अपनी शादी कर सकते हैं। तो अंतरजातीय विवाह इन्होंने समर्थन इसका किया था। और लास्ट आता है अंग्रेजी शिक्षा। अंग्रेजी शिक्षा का समर्थन भी राजा राम मोहन राय ने किया था। इसके बाद आ जाते हैं विरोधी। अब इन्होंने समर्थन तो कर लिया, समर्थन इन्होंने कर लिया, समर्थन हम पढ़ के आगे पीछे हमने क्या किया, समर्थन पढ़ लिया। इन्होंने किस किस चीज का समर्थन किया था। अब इन्होंने कुछ चीजों का विरोध भी किया था अपने यहाँ। इन्होंने क्या किया, कुछ चीजों का यहाँ विरोध भी किया। उन विरोध को हम देख लेते हैं। देखिए क्या है, यहाँ विरोध किया इन्होंने सती प्रथा का। सती प्रथा कैसे, जैसे कि किसी स्त्री का पति जब मर जाता था तो वो क्या होती थी, उस पति के साथ में ही सती हो जाती थी, उसकी चिता पर बैठ के वही सती हो जाती थी। तो इस चीज का इन्होंने क्या किया, विरोध किया कि ऐसा आपको नहीं करना है। दूसरा पॉइंट यहाँ पे दे रखा है बाल विवाह। बाल विवाह का भी इन्होंने विरोध किया कि जो बच्चे छोटे छोटे बच्चे थे उनकी क्या हो जाती थी, शादियां कर देते थे पहले। तो इन्होंने क्या किया कि बाल विवाह का किया विरोध, कि बच्चे जब तक समझदार नहीं हो जाएं तब तक उनका नहीं करना है आपको विवाह। आगे आता है पर्दा प्रथा। जो लेडीज और स्त्रियां थी वो पर्दा जो प्रथा करती थी उनका इन्होंने कर दिया विरोध। इन्होंने क्या किया, विरोध किया कि आप पर्दा प्रथा ना करें। और लास्ट आता है जाति व्यवस्था। जाति व्यवस्था, जो हमारे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र है ना, ऊंच नीच का जो भेदभाव था, इसको भी इन्होंने क्या किया था, इसका विरोध किया था कि हम सभी समान हैं, ईश्वर ने हमको सबको एक बनाया है।
तो उसका इन्होंने क्या किया था, समर्थन किया, और यहाँ पे जाति व्यवस्था का क्या कर दिया, विरोध कर दिया। ठीक है, जाति व्यवस्था का क्या किया, विरोध किया कि हमें ऐसे नहीं बंटना, हम सब एक हैं। अब देखिए, अब इनके बारे में पढ़ लेते हैं कि राजा राम मोहन राय का जन्म कहाँ हुआ, इन्होंने क्या क्या चीजें की, इनके बारे में हम यहाँ डिटेल से थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। देखिए, इनका जन्म 22 मई 1972 ईस्वी को कहाँ हुआ, बंगाल में। राजा राम मोहन राय का जन्म 22 मई 1972 ईस्वी को बंगाल में हुआ। इन्हें क्या, ये क्या थे, इन्होंने 22 भाषाएं सीखी थी, 22 नहीं 12, सॉरी 22 नहीं 12 भाषाओं का ज्ञान था इनको। कितनी, 12 भाषाएं आती थी इनको, 12 भाषाओं का ज्ञान रखते थे ये। इन्होंने 1809 से 1814 ईस्वी तक क्या किया था, ईस्ट इंडिया कंपनी में काम। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में 1600 ईस्वी में आई थी, और उसमें इन्होंने क्या किया था, 1809 से 1814 ईस्वी तक ईस्ट इंडिया कंपनी में काम किया था। 1809 ईस्वी में इन्होंने एक बुक लिखी थी, बुक मतलब पुस्तक लिखी थी एक, जिसका नाम क्या था, तुहकान उल मुहाविदीन। क्या नाम था, तुहकान उल मुहाविदीन, जो क्या थी, फारसी भाषा में लिखी गई थी, जो क्या थी, फारसी भाषा में लिखी गई, और किस पर लिखी थी, एकेश्वरवाद पर। किस पर लिखी थी, एकेश्वरवाद। और एकेश्वरवाद का मैंने अर्थ आपको पहले ही बताया था, एकेश्वरवाद का अर्थ क्या है, ईश्वर एक ही है। चलिए आगे देखिए, उसके बाद आता है 1817। उसके बाद क्या आया, 1817 आया, और 1817 में इन्होंने क्या किया, बहुत इंपोर्टेंट है ये, क्या है, कलकत्ता में हिंदी कॉलेज की स्थापना, हिंदी कॉलेज की स्थापना कर दी कलकत्ता में। उसके बाद में आता है 1821। 1821 ईस्वी में इन्होंने कलकत्ता में यूनिटेरियन कॉलेज की स्थापना कर दी, यूनिटेरियन की स्थापना कर दी। उसके बाद आते हैं 1822 ईस्वी में, और 1822 ईस्वी में ये क्या करते हैं, मिरात उल अखबार, एक अखबार आता है मिरात उल अखबार, जो फारसी भाषा में था, इन्होंने क्या लिखा, उसको लिखा था। ठीक है, 1822 ईस्वी में मिरात उल अखबार फारसी भाषा में इन्होंने क्या लिखा था। इसके बाद हम आगे चले, और इन्होंने और क्या किया, इन्होंने उपनिषदों को, जो हमारे उपनिषद हैं, इनकी संख्या कितनी है, उपनिषद की संख्या आप बताएंगे किसमें, कमेंट बॉक्स में बताएंगे, उपनिषद की संख्या कितनी है, यहाँ कमेंट बॉक्स में बता देना कितनी है। तो क्या किया, बंगाली में अनुवाद कर दिया इन्होंने, जो हमारे उपनिषद दे रखे हैं, उपनिषद जो है, ठीक है, उनकी क्या किया इन्होंने, बंगाली भाषा में उनका अनुवाद किया। और 1825 ईस्वी में इन्होंने की वेदांत कॉलेज की स्थापना। 1825 ईस्वी में क्या कर दी, वेदांत कॉलेज की कर दी इन्होंने स्थापना। इसके बाद आता है 1828 ईस्वी। कौन सी ईस्वी आई, 1828 ईस्वी आई, जहां इन्होंने क्या की, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ब्रह्म समाज की स्थापना। क्या है, ब्रह्म समाज की है स्थापना, ये याद रखना, ये इंपोर्टेंट है। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने कलकत्ता में 1828 ईस्वी में कर दी। इसके बाद, जस्ट इसके बाद 1829 ईस्वी में इन्होंने किया सती प्रथा का अंत। सती प्रथा का अंत मतलब प्रतिबंध लगवा दिया उस पर, सती प्रथा पर प्रतिबंध लगवा दिया कि जो स्त्रियां पुरुष के साथ सती हो जाती हैं उस पर क्या लगाओ, प्रतिबंध लगाओ। तो इन्होंने क्या किया, 1829 ईस्वी में उस पर प्रतिबंध लगवाया। और यहाँ पे अब क्या आएगा, आगे देखिए, अकबर सेकंड ने, एक अकबर सेकंड थे शासक, क्या बोलते हैं उनको, शासक। शासक कौन थे, अकबर सेकंड, जिन्होंने इनको क्या किया था, राजा की उपाधि दी थी, इसीलिए इनके नाम के आगे क्या लगा, राजा राम मोहन राय। ठीक है, तो इनको राजा की उपाधि किसने, अकबर सेकंड ने दी। अब क्या होता है, अकबर सेकंड ने इन्हें राजा की उपाधि दी, तो यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पे शासन किसका था उस समय, अंग्रेजों का। तो अंग्रेज क्या कर देते हैं, इनकी पेंशन, अकबर सेकंड की क्या कर देंगे, पेंशन बंद कर देंगे, रोक देंगे। अकबर सेकंड की पेंशन पर क्या लगा देंगे, रोक लगा देंगे। जब उनकी पेंशन पर रोक लग जाएगी तो ये अकबर सेकंड किसके पास जाएगा, राजा राम मोहन राय के पास। किसके पास पहुंचा, राजा राम मोहन राय के पास पहुंचा। और जब ये राजा राम मोहन राय के पास जाएगा तो इनको अपनी कहानी बताएगा। अब राजा राम मोहन राय क्या करेंगे, ये जाएंगे इंग्लैंड। कहां जाएंगे राजा राम मोहन राय, ये जाएंगे इंग्लैंड। ये इंग्लैंड गए, और इंग्लैंड जाकर ये मिलेंगे किससे,
अंग्रेजों से मिलेंगे। ठीक, ये कहाँ अंग्रेजों से मिले, और अंग्रेजों से इसके बारे में बात करते हैं अकबर सेकंड के बारे में कि आपने उनकी पेंशन क्यों बंद कर दी है। अब जब ये यहाँ कब जाएंगे, ये 1930 में जाते हैं इंग्लैंड में, 1930। और 1930 में अब यहाँ क्या हो जाएगा इन्हें, मस्तिष्क ज्वर, क्या हो जाएगा, मस्तिष्क ज्वर हो जाएगा, ज्वर। अब इनको ये हो गया, अब ये बीमार पड़ गए, और बीमार पड़ने के कारण 1933 ईस्वी में, 1933 ईस्वी इंग्लैंड में इनकी क्या हो जाएगी, इनकी हो जाएगी मृत्यु। क्या हो जाएगा, इनकी मृत्यु 1833 ईस्वी में, 1933 नहीं बेटा 1833 है, ठीक है बेटा, एक बार सही कर लेना इसको भी, क्या है 1833 है, 1833 ईस्वी में क्या हो जाएगी, इनकी मृत्यु हो जाएगी इंग्लैंड में। तो अब तक, अभी तक हमने क्या पढ़ा, क्या पढ़ा, 1828 में ना ब्रह्म समाज की स्थापना कर दी, 1829 में क्या किया, सती प्रथा पर प्रतिबंध लगवाया, और 30 में 1830 में ये कहाँ गए, इंग्लैंड गए, अकबर सेकंड की क्या पेंशन को अंग्रेजों से बात करने की, अगर आपने पेंशन क्यों बंद किया, और यहाँ मस्तिष्क ज्वर हो जाता है इंग्लैंड में, और वहीं इनकी क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी 1833 ईस्वी। ये हमने किसके बारे में पढ़ा, राजा राम मोहन राय के बारे में। अब इनकी मृत्यु के बाद इन्होंने क्या किया था, ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, ब्रह्म समाज की इन्होंने स्थापना कर दी। अब इनकी मृत्यु के बाद ब्रह्म समाज का आखिर क्या हुआ, क्वेश्चन हमारे पास बन जाता है कि राजा राम मोहन राय की जब 1828 ईस्वी में जो इन्होंने क्या किया था, स्थापना की थी, और 1833 ईस्वी में जब मर गए, तो इनके जो ब्रह्म समाज की जो इन्होंने स्थापना की उसका हुआ क्या, तो उसके बारे में अब हम आगे पढ़ेंगे। चलिए देखिए क्या है, इनकी मृत्यु के बाद ब्रह्म समाज का नेतृत्व किसने किया, कौन थे, देवेंद्रनाथ टैगोर। कौन थे, देवेंद्रनाथ टैगोर कह दो या ठाकुर कह दो। और क्या था, इनके साथ कुछ अन्य सदस्य भी थे, इनके साथ में क्या थे, कुछ अन्य सदस्य भी थे, जैसे ईश्वर चंद्र विद्यासागर, केशव चंद्र सेन और अरविंद कुमार दत्त। ये 3 लोग और रविन्द्रनाथ टैगोर के साथ में काम कर रहे थे, ठीक है, ब्रह्म समाज की स्थापना। अब क्या होगा, यहाँ पे देवेंद्रनाथ टैगोर ये क्या करेंगे, देवेंद्रनाथ टैगोर करेंगे केशव चंद्र सेन को, देवेंद्रनाथ टैगोर केशव चंद्र सेन को क्या कर देंगे, आचार्य यहाँ पर नियुक्त कर देंगे। अब ये आचार्य कब होंगे, 1859 ईस्वी में, 1859 ईस्वी में ये कब बनेंगे, 1859 ईस्वी में क्या बन जाएंगे, ये बन गए आचार्य। देवेंद्रनाथ ठाकुर केशव चंद्र सेन को 1859 ईस्वी में क्या बनाएंगे, आचार्य नियुक्त कर देते हैं। अब आचार्य नियुक्त हो गए, अब थोड़ा सा और चलते हैं आगे, आचार्य नियुक्त हो गए, अब ब्रह्म समाज को कौन चला रहा है, केशव चंद्र सेन चला रहा है, सही है, केशव चंद्र सेन चला रहा है। अब क्या क्या हुआ, यहाँ पे अंग्रेज लोग क्या कर रहे हैं, दूसरी तरफ अंग्रेज लोग क्या कर रहे हैं, वो उन्होंने क्या किया, यहाँ पर आए थे हमारे भारत में ईसाई लोग। कौन आए, भारत में ईसाई लोग आए, तो अंग्रेजों ने क्या किया, ईसाई लोगों का समर्थन कर दिया, समर्थन किया, और उनको बोला कि आप क्या करो कि भारत में आप अपना करो प्रचार, और प्रचार करके बहुत ज्यादा से ज्यादा लोगों को क्या करो, ईसाई बनाओ, कन्वर्ट करो उनको, उनका धर्म परिवर्तित कराओ। तो अब यहाँ क्या हो गया, जब इनका ये क्या कर रहे थे ब्रह्म समाज में, इसके कौन थे आचार्य, केशव चंद्र सेन थे। अब जब ईसाई लोगों का प्रचार बहुत प्रचंड हो गया, बहुत ऊंचे लेवल पे पहुंच गया, तो केशव चंद्र सेन का झुकाव किस तरफ हो गया, ईसाइयों की तरफ। केशव चंद्र का झुकाव किस तरफ होगा, ईसाइयों की तरफ। अब जब ईसाइयों की तरफ होने लगा, तो यहाँ पर देवेंद्रनाथ टैगोर ने सोचा कि हमने इनको आचार्य बनाया है और ये ईसाई धर्म की ओर परिवर्तित हो रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, देवेंद्रनाथ टैगोर वापस आएंगे, और वापस आने के बाद इनको क्या करेंगे, यहाँ से बाहर निकाल देंगे। कब निकालेंगे, 1865 में, 1865 में इनको कर देंगे यहाँ से बाहर। अब यहां से इनको क्या कर दिया, बाहर कर दिया 1865 ईस्वी में, किसको कर दिया, केशव चंद्र सेन को। अब यहां से क्या हुआ, यहां से हो जाएगा यहाँ का बंटवारा, क्या होगा, ब्रह्म समाज का यहां से हो जाएगा बंटवारा, और ब्रह्म समाज बट जाएगा 2 भाग में। चलिए देखते हैं क्या है। अब देखो यहाँ क्या लिखा हुआ, इसका बंटवारा। अब यहाँ क्या हो गया, ब्रह्म समाज का बंटवारा हुआ, जैसा मैंने अभी आपको बताया। तो 1866 ईस्वी में अब ब्रह्म समाज हो गए 2, अब उनके नाम क्या हो गए। 1866 ईस्वी में आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने कर दी, देवेंद्रनाथ टैगोर या ठाकुर ने कर दी।
ठीक है। 1866 में आदि ब्रह्म समाज देवेंद्रनाथ टैगोर, और दूसरा 1866 में भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना, जिनको निकाला गया था कौन, क्या नाम था, केशव चंद्र सेन। तो केशव चंद्र सेन ने किसकी कर दी, भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना। तो 1866 में ब्रह्म समाज दो भागों में बट गया, आदि ब्रह्म समाज और भारतीय ब्रह्म समाज। आदि ब्रह्म समाज के देवेंद्रनाथ ठाकुर और भारतीय ब्रह्म समाज के केशव चंद्र सेन। अब क्या होगा बेटा, आगे देखिए। अब आता है 1872 ईस्वी में, क्या एक सन आई 1872 ईस्वी, और इसमें आया नेटिव मैरिज एक्ट। क्या आया, नेटिव मैरिज एक्ट, ये आया 1872 में। अब इसमें क्या किया गया बेटा, इसमें किया गया कि जो छोटे छोटे बच्चे थे, लड़के और लड़कियां जिनकी शादी बाल विवाह जिनका हो जाता था, उसके लिए ये क्या बोलते हैं, नेटिव मैरिज एक्ट आया था। और इसमें क्या किया गया था, उनकी एज को बढ़ाया गया था। उसमें क्या कर दिया, उनकी एज बढ़ा दी थी। अब बढ़ाई कैसे, देखिए, यहां लड़के की उम्र कर दी 18 साल और लड़की की कर दी 14 साल। ठीक है, ये एक्ट आया नेटिव मैरिज एक्ट, जिसमें लड़के की उम्र 18 और लड़की की उम्र 14 साल करी। अब इसमें क्या हो गया, अब जब ये कर दिया तो अब यहां पे इसका समर्थन कौन करेगा, इसका समर्थन करेंगे कौन है, केशव चंद्र सेन। कौन करेंगे, केशव चंद्र सेन और ईश्वर चंद्र विद्यासागर। इस एक्ट का समर्थन किसने किया, केशव चंद्र सेन और ईश्वर चंद्र विद्यासागर। अब ये क्या करते हैं, ये क्या करेंगे, इस एक्ट का इतना समर्थन करेंगे कि लोगों के घर जा जाकर, क्या, लोगों के घर जा जाकर इसका करते हैं प्रचार। ठीक है, अब इन्होंने प्रचार किया इसका। अब प्रचार करने के बाद, अब कुछ समय बाद, प्रचार तो ये कर रहे हैं, सब लोगों को समझा रहे हैं कि आपको क्या करना है, कि जो आपकी बेटी है 14 साल से नीचे अगर कम की है तो उसका क्या रखने का, आप विवाह ना करें। और आपका जो पुत्र है वो 18 साल का है तो उसका उस कम है 18 साल से, तो उसका भी विवाह ना करें। लेकिन यहाँ अब होगा क्या, यहाँ पे मिल जाएगा इनको, केशव चंद्र सेन को, केशव चंद्र सेन को क्या मिलेगा, एक रिश्ता बहुत अच्छा। क्या मिला, एक बहुत अच्छा रिश्ता मिला। कहाँ का, बिहार के राजा, बिहार के एक राजा थे, बिहार के कौन थे, एक राजा थे। उनसे ये क्या कर देंगे, अपनी बेटी का विवाह कर देंगे। और बेटी इनकी कितने साल की है, बेटी है इनकी 13 साल की, 13 साल की इनकी क्या है, बेटी है। और ये कर देंगे बिहार के राजा के साथ अपनी बेटी का विवाह। अब यहां क्या होगा, यहां हो जाएंगे जो आम जनता जो है वो यहां पे हो जाएगी इनसे नाराज। क्या हुआ, आम जनता इनसे नाराज हो गई। क्यों हो गई, क्योंकि ये क्या कर रहे थे, घर जा जाकर क्या कर रहे थे, नेट मैरिज एक्ट का विरोध कर रहे थे, विरोध नहीं, समर्थन कर रहे थे। क्या कर रहे थे, समर्थन कर रहे थे कि आपको क्या करना है, 14 साल से छोटी बच्चियों का आपको शादी नहीं करनी। और लेकिन इनकी बेटी की उम्र कितनी थी, 13 साल थी, और इन्होंने क्या कर दिया, 13 साल भाई अपनी बेटी का विवाह कर दिया। तो लोग इनसे नाराज हो गए। और जब लोग इनसे नाराज हुए बेटा, तो अब क्या हुआ, इनसे नाराज लोगों ने 1878 ईस्वी में, कौन से सन है, 1878 ईस्वी में साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना कर दी। अब ब्रह्म समाज तीन भागों में बट गया। पहला कौन सा है, आदि ब्रह्म समाज, दूसरा भारतीय ब्रह्म समाज, और तीसरा हो गया साधारण ब्रह्म समाज। तो ब्रह्म समाज तीन भागों में बट गया। आदि ब्रह्म समाज देवेंद्रनाथ ठाकुर, भारतीय ब्रह्म समाज केशव चंद्र सेन, और साधारण ब्रह्म समाज, इनको कौन किसने किया, इनमें थे तीन चार लोग शामिल। कौन थे, देखिए, आनंद मोहन बोस, शिव नाथ शास्त्री और उमेश चंद्र दत्त। इन लोगों ने कर दी साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना, इनसे नाराज होकर कि हम आपके साथ नहीं जुड़ेंगे, कि आप कहते कुछ हैं और काम कुछ और करते हैं। ठीक, अब इसमें आगे चलते हैं। आगे क्या है, आगे आता है तत्वबोधनी सभा। अब ये तत्वबोधनी सभा क्या है, इसको देखिए। इसकी स्थापना 1839 ईस्वी में, 1839 ईस्वी में देवेंद्र नाथ टैगोर द्वारा, देवेंद्र नाथ टैगोर ने कर दी तत्वबोधनी सभा की। राजा राम मोहन राय के बाद, मरने के बाद में कौन आया था यहाँ पे, देवेंद्र नाथ टैगोर आए थे, और उन्होंने ही क्या कर दिया, तत्वबोधनी की सभा, तत्वबोधनी जो सभा थी उसकी स्थापना कर दी। अब क्या होगा, इसकी एक पत्रिका थी, क्या नाम था पत्रिका का नाम, तत्वबोधनी। पत्रिका का नाम क्या हो गया, तत्वबोधनी सभा का तत्वबोधनी पत्रिका।
अब यहां आगे देखिए, यह ब्रह्म समाज की मुख्य पत्रिका थी। जो मैं तत्वबोधिनी सभा के बारे में बता रहा हूं वो क्या है, ये क्या है, तत्वबोधिनी सभा की क्या है, ब्रह्म समाज का क्या है, मुख्य पत्रिका। मुख्य पत्रिका कौन सी हो जाएगी, तत्वबोधिनी ब्रह्म समाज की। अब इसमें आगे देखिए, आगे क्या दे रखा है हमको, आगे दे रखा है प्रार्थना समाज। आगे क्या हमारे पास है, प्रार्थना समाज। इसका मतलब क्या है, हम जो पढ़ के आए हैं ब्रह्म समाज, वो हमारा यहाँ पे हो जाता है टॉपिक कंप्लीट। अब हम चलेंगे प्रार्थना समाज पर। इसको देखिए क्या है, इसकी स्थापना 1867 ईस्वी में कौन थे, आत्माराम पांडुरंग। कौन थे, आत्माराम पांडुरंग ने कहां पे कर दी, मुंबई में। इनके साथ में क्या थे, कुछ लोग और शामिल थे। अकेले इन्होंने इसकी क्या करी, स्थापना अकेले नहीं की, इनके साथ में कुछ लोग और शामिल थे। उनके नाम क्या थे, देखिए, रामकृष्ण गोपाल भंडारकर, महादेव गोविंद रानाडे, महादेव गोविंद रानाडे, और लास्ट में आते हैं केशव चंद्र सेन। ये लोग इनके साथ में शामिल थे। एक चीज और देखिए बेटा, यहाँ पे लिखा हुआ है महादेव गोविंद रानाडे। इनको बोला जाता है महाराष्ट्र का सुकरात। क्या बोला जाता है इनको, महाराष्ट्र का सुकरात, महादेव गोविंद रानाडे को। अब इनके उद्देश्य क्या थे, जो प्रार्थना समाज है इसकी स्थापना की है, तो इसका उद्देश्य क्या था, इन्होंने क्या उद्देश्य रखा था कि इस उद्देश्य से हम इसकी स्थापना कर रहे हैं। उस उद्देश्य को देखिए, इन्होंने क्या उद्देश्य क्या थे इनके, कि मूर्ति पूजा। यहाँ पे क्या था, मूर्ति पूजा होती थी तब पहले। तो इन्होंने क्या बोला, जो आप मूर्ति पूजा कर रहे हैं वो क्या है, गलत है। मूर्ति पूजा को इन्होंने गलत ठहरा दिया। जाति व्यवस्था गलत बता दी, जो हम जातियों में विभक्त थे, भारतीय लोग जो थे जो जातियों में विभक्त हो गए थे, उनको इन्होंने गलत बता दिया कि आपको जातियों में विभक्त नहीं होना है। तथा स्त्री शिक्षा को इन्होंने दिया महत्व, और स्त्री शिक्षा जो है उसको इन्होंने अधिक से अधिक बढ़ावा दिया कि अगर स्त्री शिक्षित होगी तो हमारा देश अच्छे से बढ़ेगा आगे। अब यहाँ पे हमारे एक नाम आया महादेव गोविंद रानाडे, जिसको महाराष्ट्र का सुकरात बोलते हैं। इनके बारे में कुछ पॉइंट और है, इनको देखिए क्या है। महादेव गोविंद रानाडे 1861 ईस्वी में 1861 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह संघ की स्थापना की। क्या किया इन्होंने, विधवा पुनर्विवाह संघ की स्थापना। 1870 ईस्वी में इन्होंने पुणे सार्वजनिक सभा की स्थापना कर दी। 61 में कर दी विधवा पुनर्विवाह संघ की स्थापना, और 70 में क्या किया, पुणे सार्वजनिक सभा की स्थापना। और 84 में ये क्या करेंगे, दक्कन एजुकेशन सोसाइटी संघ की स्थापना। इनकी इन्होंने क्या तीन स्थापनाएं की हैं, याद करो। विधवा पुनर्विवाह संघ कब है, 1861 में। 70 में बताया पुणे सार्वजनिक सभा, और 84 में क्या है, दक्कन एजुकेशन सोसाइटी संघ। ये इन्होंने क्या कर दी, तीन स्थापनाएं की थी। आगे आते हैं हमारे वेद समाज। अब वेद समाज की स्थापना किसने की है, वेद समाज है क्या, इसको देखिए। इसकी स्थापना 1864 ईस्वी में मद्रास में धरलू नायडू द्वारा की गई। कौन थे, धरलू नायडू। 1864 ईस्वी में वेद समाज की स्थापना। और इसको बोलते क्या है, इसको बोलते हैं दक्षिण का ब्रह्म समाज। किसका, दक्षिण का ब्रह्म समाज बोला जाता है वेद समाज को। आगे हमारा आ जाता है यंग बंग आंदोलन। अब यहाँ पे क्या है, ये भी सुधार आंदोलन से संबंधित था। ये क्या था, ये भी सुधार आंदोलन था। इसका क्या है, देखिए इसको, यंग बंग आंदोलन। ये 1826 से 1831 ईस्वी तक रहा था, चला था। देखो इसको, इसका संस्थापक कौन था, हेनरी, कौन है, हेनरी विलियम डेरोजियो। कौन है, हेनरी विलियम डेरोजियो। ये इसका कौन है, संस्थापक है। इसने इसकी स्थापना करी। इसको चलाने का उद्देश्य क्या है, जो यंग बंग आंदोलन है जिसकी स्थापना कर दी है, इसको चलाने का उद्देश्य क्या था, किस उद्देश्य से इसकी स्थापना की गई। आइए देखो, इसका क्या उद्देश्य था। इसका उद्देश्य था कि प्रेस को क्या हो, स्वतंत्रता दी जाए। प्रेस को स्वतंत्रता दी जाए। अंग्रेजों ने क्या किया कि अंग्रेजों ने प्रेस को स्वतंत्रता यहाँ पे नहीं दी थी। उनका कहने का मतलब ये था कि आप जब भी कुछ भी चीज छापेंगे तो उसको छापने से पहले आप हमें उसको एक बार दिखाएंगे। अगर कोई भी घटना हो रही है
तो उसको क्या करेंगे आप, पहले हमको एक बार दिखाएंगे, जब हम उसको सही मानेंगे उसके बाद आप उसको छाप सकते हैं। तो यहाँ पे इसी इसी के उद्देश्य के लिए इन्होंने क्या की थी, प्रेस की स्वतंत्रता के लिए यंगबंग आंदोलन की क्या कर दी, स्थापना की थी। और क्या था यहाँ पे दूसरा, उच्च पदों पर भारतीयों की नियुक्ति हो। दूसरा पॉइंट इनका ये था कि जो भारतीय लोग हैं उनको क्या दिया जाए, उनको उच्च पद दिए जाएं। जो भारतीय लोग अंग्रेजों के साथ में जो काम कर रहे थे उनके जो पद थे वो क्या थे, निचले पद थे, उनको नीचे वाले पद दिए जाते थे। लेकिन इनका उद्देश्य ये था कि आप क्या करें कि भारतीय लोगों को भी ऊंचे पद दें। और क्या है इसमें देखिए, और दूसरा यहां पर यह था कि रैयत, रैयत मतलब किसानों की जमींदारी से क्या हो, सुरक्षा। अंग्रेज क्या करते थे, रैयतवाड़ी लगाते थे, एक 51% और 17% में लगाई थी, है ना। तो उससे क्या हो, जमींदारों से इनकी क्या हो जाए, सुरक्षा हो जाए। कर, जिसको बोलते हैं कर, कर के रूप में क्या थे, कर देना पड़ता था किसानों को, और जमींदारों को उनको छूट दे रखी थी अंग्रेजों ने कि हमें इतना कर चाहिए, आप चाहे किसानों से कितना भी वसूलें। तो उसके लिए भी इसकी क्या की गई थी, स्थापना, कि आप हम डायरेक्ट हम क्या करेंगे, आप आपको ही कर देंगे, आप जमींदारों को बीच में से हटा दो। आगे देखो, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, इनका वास्तविक नाम क्या था, ये भी इस आंदोलन से जुड़े हुए थे। इनका वास्तविक नाम था ईश्वर चंद्र बंदोपाध्याय। इन्होंने संस्कृत शिक्षा पर क्या किया था, इन्होंने, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने, इन्होंने संस्कृत शिक्षा पर ब्राह्मण एकाधिकार का विरोध किया। ब्राह्मण एकाधिकार का इन्होंने क्या किया, विरोध किया। इन्हीं के प्रयासों से 1856 ईस्वी में, बेटा सन याद रखनी है, 1856, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ। क्या हुआ, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। ये क्वेश्चन बन सकता है कि 1856 में क्या हुआ था, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ था। बाल विवाह को रोकने के लिए इन्होंने 35+ स्कूल खोले थे। तो 35+ स्कूल बाल विवाह को रोकने के लिए किसने खोले, ये खोले थे, क्या नाम है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। आगे आता है बहुपत्नी प्रथा विरोध। इन्होंने क्या कर दिया, बहुपत्नी प्रथा, जो बहुपत्नी प्रथा थी इसका विरोध किया। बहुपत्नी प्रथा मतलब जो पहले क्या था, जो राजा थे महाराजा थे वो क्या करते थे, 4-4, 5-5, 6-6 पत्नियों को रखते थे, रानियों को। तो इन्होंने उसका क्या किया था, विरोध किया था कि आप ऐसा नहीं करें, ऐसा ना करें, एक ही व्यक्ति से शादी करें, स्त्री से। दूसरा, नेटिव मैरिज एक्ट का इन्होंने कर दिया समर्थन। और नेटिव मैरिज एक्ट पीछे मैं समझा के आया हूं। लड़की की उम्र कितनी बताई थी, 14 बताई थी, और लड़के की उम्र कितनी, 18 ये बताई थी इसमें। इसके बाद आता है ज्योतिबा राव गोविंदराव फूले। ये कौन है, इनको देखो, ज्योतिबा राव गोविंदराव फूले, ये कौन है, इन्होंने क्या किया था, इसके बारे में देखिए। यह जाति भेदभाव के क्या थे, विरुद्ध थे। जाति भेदभाव, अभी तक बेटा हमने जितना भी पढ़ा है उसमें सिर्फ एक पॉइंट कॉमन आ रहा है अभी तक, क्या, कि जाति भेदभाव। जो हमारा जो भारत था, जहां जो जाति रह रही थी उनका क्या हुआ था, अंग्रेजों ने उनको विभक्त कर दिया था, अलग अलग भागों में बांट दिया था। तो ये सभी लोग क्या कर रहे हैं, जाति भेदभाव का विरोध कर रहे हैं। अभी तक एक पॉइंट ये कॉमन निकल के आ रहा है सभी में। आगे देखिए, 1873 ईस्वी में सत्य शोधक समाज की स्थापना। सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा राव गोविंदराव फूले ने कहां पे करी, महाराष्ट्र में की। 1873 ईस्वी में इन्होंने एक बुक लिखी थी, उसका नाम क्या था, गुलामगिरी था। और इसको क्या किया, अमेरिकी लोगों को समर्पित कर दिया। इन्होंने क्या किया, 1873 ईस्वी में गुलामगिरी के नाम से एक पुस्तक को लिखा था और उसको अमेरिकी लोगों को क्या किया था, समर्पित किया था। बेटा ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, क्या है देखो, इनकी पत्नी का नाम क्या था, सावित्रीबाई फूले। इनकी जो पत्नी थी ज्योतिबा राव गोविंदराव फूले की, इनकी पत्नी का नाम था सावित्रीबाई फूले। अभी इंपॉर्टेंट क्यों है, इंपॉर्टेंट इसलिए कि भारत की पहली महिला अध्यापिका कौन थी, भारत की पहली महिला अध्यापिका सावित्रीबाई फूले। इस पॉइंट को आप याद रखेंगे। आगे देखिए, द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, इसकी स्थापना 1905 ईस्वी में गोपाल कृष्ण गोखले ने मुंबई या पुणे में की। कहां कर दी इसकी, द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की, गोपाल कृष्ण गोखले ने, पुणे में। अब यहां से दो क्वेश्चन और बन जाते हैं।
दो क्वेश्चन यहां से और बनते हैं, उन पर थोड़ा सा गौर देना। देखिए क्या है, गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु क्या है यहाँ पे, गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु महादेव गोविंद रानाडे। क्या है, महादेव गोविंद रानाडे। दूसरे पॉइंट क्या है, महात्मा गांधी के गुरु। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन है, गोपाल कृष्ण गोखले हैं। बेटा ये सेम क्वेश्चन ऐसे ही उठ के आपको मिल सकते हैं पेपर में, तो ये दोनों ही ध्यान रखने हैं। गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु कौन है, गुरु महादेव गोविंद रानाडे, और महात्मा गांधी के गुरु है गोपाल कृष्ण गोखले। ये दोनों पॉइंट याद रखना। 1915 ईस्वी में, अगला पॉइंट क्या है, 1915 ईस्वी में गोपाल कृष्ण गोखले की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। अब इनके बाद इसका नेतृत्व कौन करेगा, द सर्वेंट ऑफ सोसाइटी का नेतृत्व कौन करेगा इनके बाद में, तो इनके बाद किसने नेतृत्व किया इसका, श्रीनिवास शास्त्री ने। कौन थे, श्रीनिवास शास्त्री थे, उन्होंने इसको आगे बढ़ाया। इनका उद्देश्य ईसाई मिशनरियों के विरुद्ध स्वाधीनता आंदोलन था। क्या था, जो हमारे भारत में ईसाई लोग जो बढ़ रहे थे उनके विरुद्ध ये आंदोलन इन्होंने इसको चलाया, इसको और बढ़ाया, बड़े लेवल पर लेकर गए इसको। इसके बाद हमारा आ जाता है आर्य समाज। इसके बाद क्या आया, आर्य समाज। अब इसको देखिए, इसकी स्थापना किसने की है। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहां पे की, मुंबई में, और सन थी हमारी 1875 ईस्वी। क्या है, 1875 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती ने मुंबई में इसकी आर्य समाज की स्थापना कर दी। इनका जन्म 1824 ईस्वी में हुआ था। आर्य समाज, ठीक है, जन्म किसकी बात हो रही है, स्वामी दयानंद सरस्वती की बात हो रही है। कब, कहां पे हुआ, 1824 ईस्वी में। और इनका नाम पूछा जाता है बेटा, इनका मूल नाम क्या था, क्या नाम था इनका, मूल शंकर। मूल शंकर बचपन का नाम, मूल शंकर के नाम से दयानंद सरस्वती को जानते थे। इनके प्रथम गुरु का नाम, इनके जो सबसे पहले गुरु थे उनका नाम क्या था, ऋषि संपूर्णानंद जी। पहले गुरु कौन है, ऋषि संपूर्णानंद जी। इन्हीं ने इन्हें स्वामी दयानंद कहा था। इनको जो ये उपाधि, दयानंद की जो उपाधि मिली है वो कहां से मिल गई इनको, ऋषि संपूर्णानंद जी से। इन्होंने सबसे पहले इनको स्वामी दयानंद कहा। अब इनके दूसरे गुरु भी बेटा क्वेश्चन ये बना हुआ है पेपर में कि इनके दूसरे गुरु का नाम क्या था, तो दूसरे गुरु थे स्वामी बिरजानंद। पहले गुरु बता दिए संपूर्णानंद जी, और दूसरे कौन है, बिरजानंद। दोनों क्वेश्चन को याद रखना। इसने इनसे इन्होंने योग और वेद की शिक्षा ली। जो बिरजानंद जी थे, स्वामी बिरजानंद जी, इनसे इन्होंने क्या लिया, योग और वेद की शिक्षा, कि योग कैसे होते हैं और वेद, इन चीजों को, इनकी शिक्षा बिरजानंद जी से ले ली। इन्होंने एक नारा दिया था, स्वामी दयानंद सरस्वती ने क्या किया, एक नारा दिया। नारा क्या था, वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो, मतलब वापस आओ, लौटो नहीं, लौटो, वापस आना वेदों की ओर, वेदों को पढ़ो। इनकी एक पुस्तक थी, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये है, पुस्तक का नाम क्या है, सत्यार्थ प्रकाश। स्वामी दयानंद सरस्वती ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था सत्यार्थ प्रकाश। 1875 ईस्वी में ये क्या हुई थी, प्रकाशित हुई थी। भारत का मार्टिन लूथर किंग इन्हें कहा जाता है। अगर बोला जाए स्वामी दयानंद सरस्वती को किस नाम से और जानते हैं, तो इनको क्या बोलेंगे, मार्टिन लूथर किंग। इस नाम से भी स्वामी दयानंद सरस्वती को हम जानते हैं। इन्होंने 1877 ईस्वी में आर्य समाज की एक शाखा, क्या बोली, एक शाखा ये कहां पर है, मुंबई में, और दूसरी शाखा कहां पे कर दी, लाहौर में भी खोल दी। अब इनकी दो शाखाएं हो गई। इन्होंने कहा था कि भारत भारतीयों के लिए है, ठीक है, भारत क्या है, भारतीयों के लिए है, भारत में सिर्फ भारतीय लोग ही रहे, ये इन्होंने बोला था। स्वराज्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग, अब यहां पे एक शब्द आता है स्वराज्य। अब स्वराज्य क्या है, देखो, स्वराज्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया। जो स्वराज्य शब्द जो आया था, सबसे पहले इसका प्रयोग किसने किया था, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। तथा इसे बाल गंगाधर तिलक ने क्या कर दिया था, बाद में प्रसिद्ध किया था। तो सबसे पहले स्वराज्य शब्द किसने दिया, दयानंद सरस्वती। बाल विवाह को रोकने का प्रयास इन्होंने किया था। इन्होंने क्या किया था,
जो बाल विवाह था उसको रोकने का प्रयास भी किया था। आगे देखिए, इनकी मृत्यु, किसकी बात चल रही है? दयानंद सरस्वती की। तो इनकी मृत्यु 1833 ईस्वी में हो गई। इसके बाद इसका नेतृत्व किसने किया? लाला लाजपत राय और लाला हंसराज ने किया। तथा 1886 ईस्वी में दयानंद एंग्लो वैदिक, जिसको डीएवी कहते हैं, की स्थापना लाला हंसराज ने की। ये वाला क्वेश्चन बेटा पेपर में आया हुआ है, इसको ध्यान रखें। क्या है? डीएवी की स्थापना किसने की? लाला हंसराज ने। लाला हंसराज ने डीएवी की स्थापना की थी। अब आगे हमारी हेडिंग है महिला आर्य समाज। आगे हमारी हेडिंग क्या आ गई? महिला आर्य समाज आ गई। इसको देखो क्या है। इसकी स्थापना 1882 ईस्वी में पंडिता रमाबाई ने की। आर्य समाज की किसने कर दी? पंडिता रमाबाई। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे पंडिता और सरस्वती की उपाधि ये धारण करने वाली कौन थी? पहली महिला थी। पंडिता और सरस्वती की उपाधि धारण करने वाली पहली महिला कौन थी? रमाबाई। ये क्वेश्चन बेटा सीधा सीधा ऐसा ही उठ के आया है पेपर में, तो इसको भी ध्यान रखें, भूल लेना। आर्य समाज के दो पत्र थे यहाँ पे। यहाँ क्या थे? आर्य समाज के दो पत्र दे रखे हैं। कौन से हैं? सुभाष और सुशर्मा। तो इसको याद रखेंगे, आर्य समाज के दो पत्र सुभाष और सुशर्मा थे। अब आ जाते हमारे पास अगले स्वामी विवेकानंद। इनसे तो आप लगभग सभी परिचित होंगे। क्या है? स्वामी विवेकानंद जी। देखिए इनको, इनका जन्म 12 जनवरी 1863 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ इनका जन्म? 12 जनवरी 1863 ईस्वी को। आपके लिए एक क्वेश्चन है, 12 जनवरी को क्या मनाया जाता है? आप ये कमेंट बॉक्स में बता देना। अगला देखिए, तथा इसी दिन, नीचे बेटा लिखा ही हुआ है, नीचे क्या है? यहाँ लिखा हुआ है, तथा इसी दिन 12 जनवरी को युवा दिवस मनाया जाता है। क्या है? 12 जनवरी को इनका जन्म हुआ था और 12 जनवरी को हम क्या मनाते हैं? युवा दिवस मनाते हैं। इनकी मृत्यु 4 जुलाई 1902 को हुई। 4 जुलाई 1902 को इनकी मृत्यु हुई। अब इन्होंने किया गया था उसके बारे में देखिए। इन्होंने 1857 ईस्वी में क्या है? बेंगलुरु कोलकाता में क्या किया? रामकृष्ण मिशन की स्थापना। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1857 ईस्वी में कर दी। इनके गुरु का नाम क्या था? रामकृष्ण परमहंस। स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम क्या है? रामकृष्ण परमहंस। अब बेटा हमसे पूछा जाता है पेपर में कि इनके बचपन का नाम क्या था? इनका बचपन का नाम या वास्तविक नाम तो क्या था? नरेंद्र नाथ दत्त। नरेंद्र नाथ दत्त किसका नाम है? ये स्वामी विवेकानंद का। आगे हमको दे रखा है, स्वामी विवेकानंद ने खेतड़ी के राजा अजीत सिंह से क्या बोला था? स्वामी विवेकानंद ने खेतड़ी के राजा अजीत सिंह से कहा था, क्या कहा था? देखिए 1893 ईस्वी में, 1893 ईस्वी शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन में इन्होंने क्या किया? भाग लिया। इन्होंने क्या किया? 1800, बेटा ये वाली लाइन काट देना, ये गलत टाइप हो गया एक, ठीक है? यहाँ पे ये क्या हो गया? ये गलत टाइप हो गया, ठीक है? इसको काट दो और यहाँ से नीचे से देखो क्या है? 1893 ईस्वी में शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन में इन्होंने भाग लिया। अब यहाँ पे क्या हुआ था? शिकागो का एक सम्मेलन हुआ था। यहाँ पे कौन गया था? भारत की तरफ से गए थे स्वामी विवेकानंद जी। यहाँ पे बताया जाता है कि इन्होंने एक ऐसा भाषण दिया था कि यहाँ सभी लोग इनसे बहुत प्रसन्न हुए थे और सभी ने इनके लिए तालियां बजाई थी। इनसे बहुत ज्यादा प्रभावित हो गए थे लोग। आगे देखिए क्या है? इनका कथन था, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। तो इनका कथन क्या है? उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। तो आपको भी ऐसा ही करना है। क्या करना है? कॉपी उठाओ और उसको पढ़ते रहो जब तक वो क्वेश्चन समझ ना आए, तब तक उसको पढ़ते रहो, उसको समझो। क्यों समझ में नहीं आ रहा? रुको मत, उसको बीच में रुकना नहीं है आपको। आगे देखिए, अब आगे क्या है? इनकी पुस्तक कुछ दे रखी है। इनकी पुस्तक है स्वामी विवेकानंद जी की, क्या है? कर्मयोग, राजयोग। और कर्मयोग और राजयोग क्या हुआ था? इनके मरने के उपरांत प्रकाशित हुई।
क्या है, कर्मयोग और राजयोग इनके मरने के उपरांत क्या हुई, प्रकाशित हुई थी। भक्ति योग और संगीत कल्पतरु ये भी इनकी क्या है, पुस्तक है। इनके पत्र दे रखे हैं बेटा, इनके क्या है, पत्र दे रखे हैं। पत्र को देखो क्या है, पत्र है उद्बोधन और प्रबुद्ध भारत। उद्बोधन है और दूसरा है प्रबुद्ध भारत। ये उद्बोधन बंगाली भाषा में और प्रबुद्ध भारत ये अंग्रेजी भाषा में था। सुभाष चंद्र बोस ने विवेकानंद जी को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का क्या बोला, आध्यात्मिक पिता। आध्यात्मिक पिता किसने बोला था इनको, स्वामी विवेकानंद जी को किसने बोला, सुभाष चंद्र बोस ने। और अब आ जाता है हमारा मुस्लिम सुधार आंदोलन। कौन सा आ गया, मुस्लिम सुधार आंदोलन। मुस्लिम लोगों ने भी कुछ सुधार किए थे, वो देखिए क्या है। इसके प्रेरणा कौन थे, सैयद अहमद खान। कौन थे, सैयद अहमद खान। इसको भारत में मुस्लिम पुनर्जागरण का दूत कहा जाता है। क्या बोला जाता है इनको, मुस्लिम भारत का, मुस्लिम पुनर्जागरण का दूत। इनकी पुस्तक थी एक, क्या थी, असबाब ए बगावत ए हिंद। पुस्तक का नाम क्या है, असबाब ए बगावत ए हिंद। और ये कब थी, 1885 ईस्वी में क्या कर दी इन्होंने, प्रकाशित की। इन्होंने 1864 ईस्वी में साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना, कब, 1864 ईस्वी में साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की थी। और ये वाला क्वेश्चन बेटा पेपर में आया हुआ है कि साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी, तो ये कब हुई, 1864 ईस्वी में। 1875 ईस्वी में इन्होंने अलीगढ़ स्कूल की स्थापना की। बेटा यहां थोड़ा सा ध्यान से समझ लेना, ये जो 2-3 पॉइंट है इनको ध्यान से समझो। क्या है, 1875 ईस्वी में क्या हुआ, अलीगढ़ स्कूल की क्या हुई, स्थापना हुई। ये कब हुई, 1875 में। अब 75 के बाद क्या आया, 1877 आया। और 77 में इसमें क्या बोला, मोहम्मदन ओरिएंटल कॉलेज, जो मुस्लिम अलीगढ़ स्कूल था, इसका नाम चेंज किया 1877 में और क्या कर दिया, मोहम्मदन ओरिएंटल कॉलेज इसका नाम कर दिया। अब क्या होगा, इसमें एक बार और चेंज हुआ 1920 ईस्वी में और इसका नाम चेंज हो गया। अब यहाँ पे बोल दिया अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, जिसको हम AMU के नाम से जानते हैं। तो ये 3 डेट आपको याद रखनी है। 1875 अलीगढ़ स्कूल था, 1877 में मोहम्मदन ओरिएंटल कॉलेज बन गया और 1920 में बन गया अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। आगे देखो, 1888 ईस्वी में इन्होंने यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक संगठन, क्या है, यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक संगठन की स्थापना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरुद्ध कर दी थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरुद्ध इन्होंने क्या किया था, इसकी स्थापना की थी। ये हमेशा उनके विरुद्ध ही रहे थे लगभग। अब आ जाता है हमारा बेटा लास्ट में थियोसॉफिकल सोसाइटी। क्या है, थियोसॉफिकल सोसाइटी। इसकी स्थापना किसने की, क्यों की थी, क्या उद्देश्य था इसका, देखो इसे। इसकी स्थापना 1875 ईस्वी में न्यूयॉर्क में महिला हेलन पेट्रोवना ब्लावत्स्की, कौन है, ब्लावत्स्की, और अमेरिकी सैनिक, एक अमेरिकी सैनिक थे HS अल्कोट, इन दोनों ने की थी। 1879 ईस्वी में मुंबई में इसका क्या बोला, कार्यालय खोला। स्थापना कहाँ, न्यूयॉर्क में हुई और ये बाद में कहाँ आ गए, 1879 ईस्वी में मुंबई में आके इन्होंने इसका कार्यालय खोल लिया। अब कार्यालय खोलने के बाद देखो क्या होता है, ठीक है। अब 1889 ईस्वी में एनी बेसेंट, क्या है, 1889 ईस्वी में एनी बेसेंट इससे जुड़ी। यहां पे कहां के जुड़ी, 1889 ईस्वी में एनी बेसेंट। और 1893 ईस्वी में ये कहां पर आई, भारत आ गई। जुड़ी कब थी, 1889 में, और भारत में कब आई, 1893 ईस्वी में। 1893 ईस्वी में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना बनारस में की गई थी, इन्होंने ही करवाई थी। इसके बाद आता 1916 ईस्वी। अब 1916 ईस्वी में क्या हुआ, BHU जिसको बोलते हैं बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने कर दी, मदन मोहन मालवीय ने। तो इस पॉइंट को याद रखेंगे आप कि 1916 में BHU की स्थापना मदन मोहन मालवीय ने की थी। 1907 ईस्वी में कर्नल अल्कोट की मृत्यु हो गई। 1907 में किसकी, जो अंग्रेज था, सैनिक अधिकारी जो था अंग्रेज,
अलकोट, इसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। अब इसकी मृत्यु के बाद में यहाँ कौन आएगा, एनी बेसेंट। कौन आई, एनी बेसेंट आई, और ये इसकी क्या बन गई, अध्यक्ष बन गई। किसको पढ़ रहे हैं हम, थियोसॉफिकल सोसाइटी, इसकी अध्यक्ष कौन बन गई, एनी बेसेंट। अब देखो क्या होगा, 1916 ईस्वी में होम रूल लीग की इन्होंने क्या कर दी, स्थापना। इसकी अध्यक्ष बनी 1907 में, और 1916 में होम रूल लीग की इन्होंने स्थापना की। 1917 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कलकत्ता में बनी। उसके बाद में इन्होंने क्या किया कि जो क्या हुआ था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अधिवेशन हो रहे थे उसमें क्या बन गई, ये अध्यक्ष बन गई। ये पहली महिला थी जो अध्यक्ष यहाँ पर बनी थी। बेटा आज के लिए हमारा इतना ही है, आज के लिए हमारा क्या है, इतना ही है। अब आपको क्या करना है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको क्या करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और आपको क्या करना है, आप ऐसी ही वीडियो अगर आपको और चाहिए तो आप हमारे चैनल पर बने रहिए। आपसे फिर जल्द मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।